जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और सभी लोगों को मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आज देखिए 25 फरवरी था और आप लोगों ने ट्विटर पे जाके बहुत सारे ट्वीट भी किए होंगे। जी हाँ, आप लोगों ने मोदी जी से रोजगार मांगा तो मोदी जी ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर दे दिया और ये गलती कर बैठे हैं फिर से। क्योंकि देखिए आप लोगों की मांग क्या थी? मांग यही थी ना कि हमें नौकरी दिया जाए। तो लीजिए 9500 का नौकरी आ गया है, उत्तर प्रदेश की दरोगा बहाली निकाल दी गई है। अब मेरे पास ये सवाल पैदा होता है कि हमारी मांगे तो ये थी कि सर कोई भी एग्जाम निकाले उसका कैलेंडर निकाले, कैलेंडर में बताएं कि हमें किस डेट तक एग्जाम होगा, कब तक हमारी ज्वाइनिंग होगी और फाइनली सब कुछ खत्म हो जाएगा, ताकि उसका फायदा जो है उन छात्रों को मिल सके जो कि इसकी तैयारी में लगे हुए हैं ऑलरेडी पहले से, या तो उन छात्रों को मिले जो कि नए लोग जुड़ रहे हैं कि उनको कितने दिन में ये सारा चीज खत्म हो जाएगा। तभी तो कोई यार कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करेगा या फिर पढ़ाई शुरू करेगा, कुछ भी करेगा अपनी तैयारी के हिसाब से, वो मतलब अपने आप को प्रिपेयर करेगा। या तो एक शिक्षक का यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है कि वो कोर्सेज खत्म कितने दिन में उसको करना, उसको एक टारगेट मिल जाता है। तो यहाँ पे फिर से आपकी मांगों को अनसुना कर दिया गया है। आपको क्या दिया गया है? तो 9500 का झुंझुना दे दिया गया है। अब इस झुंझुने से खेलते रहिए जब तक इनका 2022 का इलेक्शन नहीं आ जाता है। जैसा सरकार चाहती है वही करती है। आप ये मत सोचिएगा कि आपने हंगामा किया और आपके लिए वैकेंसी निकाल दी। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण दे देते हैं। कौन कौन से छात्र आवेदन करेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया क्या है और सैलरी कितनी मिलेगी और आपसे पैसे कितने ऐंठे जाएंगे। बिल्कुल इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए इसके बारे में सारा डिटेल देते हैं और ये आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि 9500 की बहाली आई हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दरोगा की नई बहाली निकाली है, जिसके बारे में हम अभी संपूर्ण विश्लेषण देखने जा रहे हैं। दोस्तों ये वो नोटिफिकेशन है, आप लोग भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल वेबसाइट मैंने लिंक में दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप लोग को इसके बारे में सब कुछ जानना है तो, अच्छे से समझने है तो पुरुषों और महिलाओं के लिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए ये प्लेटून कमांडर पीएसी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों की डायरेक्ट भर्ती है, सीधी भर्ती है। ये नोटिफिकेशन दोस्तों जारी किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब जो आपका वेतन मान है वो 9300 से लेकर या 34,800 तक का ग्रेड पे यहाँ पे लग सकता है। यानी ग्रेड पे जो है 4200 का है, 9300 से लेकर 34,800 तक की सैलरी बनेगी दोस्तों। यहाँ पे जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ परसेंटेज आरक्षित है यहाँ पे सीटें, जिसके बारे में यहाँ पे विवरण है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के छात्रों को ही इसका फायदा मिलेगा। तो 9027 पद तो यहाँ पे बताए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ पद और हैं जिसमें कि आपको मैं दिखलाना चाहूंगा इसके नोटिफिकेशन के जरिए ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं 484 पद अलग से हैं जो कि प्लेटून कमांडर पीएससी के लिए है। उसके अलावा कुछ पद और हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे कुछ भूतपूर्व सैनिकों के लिए है और कुछ यहाँ पे अग्निशमन यानी कि जो फायरमैन है उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है 23 पदों। तो लगभग मिलाकर अगर देखा जाए तो 9500 के आसपास की वैकेंसी है टोटल। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं यहाँ पे कितनी कितनी सीटें आपको यहाँ पे मुहैया कराई गई हैं। दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके लिए भी 2% का आरक्षण है और भूतपूर्व जो सैनिक है वो लोग भी अगर आवेदन करते हैं तो वो लोग भी यहाँ पे देखेंगे, उनके लिए 5% का आरक्षित है यहाँ पे सीट। खैर ये तो बातें हो गई, लेकिन यहाँ पे आपको फोकस करना है क्या, तो डेट पे। डेट यहाँ पे सिर्फ दो चीज मेंशन किया गया है कि आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है 1 अप्रैल 2021 है और आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है 30 अप्रैल के रात को 12 बजे तक। तो आपसे पैसे लेने का तो डेट बता दिया इन्होंने, यहीं पे एक कॉलम और बनता था और उसमें बता देते कि आपका एग्जाम डेट इस तारीख को है और आपका ज्वाइनिंग डेट जो है इस तारीख से पहले हो जाएगा। बस एक ही कॉलम बढ़ाना था यहाँ पे कि मतलब फाइनली इसका एग्जाम खत्म होकर इस डेट तक आपको नौकरी मिल जाती। तो ये सरकार नहीं करेगी। क्यों करेगी भाई? उनके इलेक्शन आने वाले हैं, उस पर फोकस कर रही है वो। तो वो उन्होंने क्या किया है कि आपसे 400 रुपए हटना शुरू कर दिया है। अब इस 9500 वैकेंसी के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड से मिला के देखिएगा करीब यहाँ पे 15 से 16 लाख 17 लाख छात्र जो है आवेदन करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, लगभग देखिए 16-17 लाख पिछली बार भी गया था वहां पे वैकेंसी जब निकाली गई थी। तो अब यहाँ पे 400 रुपए को जोड़ लीजिए, कितने करोड़ों का यहाँ पे उनका बिजनेस हो जाएगा।
अब रही देखिए, बिजनेस तो ठीक है, एग्जाम लेते हैं वो, उसमें खर्च बैठता है, लेकिन कब लीजिएगा इसके बारे में भी बता दीजिए। क्या पिछले एग्जाम के फंड से ही एग्जाम होने वाला है, या फिर नया फंड यहाँ पे इसके जरिए जो आप लोग पैसा दे रहे हैं इससे होगा? वैसे तो पैसे नहीं लेने चाहिए। उत्तर प्रदेश इतनी अमीर सरकार है, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, लेकिन मैं किसी पार्टी के उसके ऊपर यहाँ पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, आपकी सरकार वहां पे बनी है, आपको चाहिए कि वहां पे नौकरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दे। आप केंद्र में भी हैं, राज्य में भी हैं, तब पर भी वहां के छात्र परेशान हैं। यही नहीं कि सिर्फ पुलिस बहाली को लेकर ही, शिक्षक बहाली को लेकर भी अभी अटकलें बढ़ी हुई है, वो भी रुका पड़ा हुआ है। तो जो हाल इधर बिहार का है वो हाल उधर उत्तर प्रदेश का भी है। खैर, 400 रुपए आपसे लिए जाएंगे, और राष्ट्रीयता जो है आपका एक भारतीय होना चाहिए। लेकिन अगर आप तिब्बती हैं, शरणार्थी हैं, जो कि बिहार में स्थायी निवास करते हैं 1962 के पहले से, तो भारत आए हों, तो आप यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। खैर, ये तो हो गया आरक्षण को लेकर, जो कि अलग स्टेट से हैं लोग। लेकिन दोस्तों, शैक्षण अर्हता की बात कर ले तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए। ग्रेजुएट हो आप, बिल्कुल आवेदन कीजिएगा। भाई ग्रेजुएट हैं या पीएचडी हैं, क्या फर्क पड़ता है? चपरासी की नौकरी के लिए अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया था, जो पीएचडी थे, बीएड थे, इनफैक्ट बीई बीटेक थे, उन्होंने चपरासी के लिए, एमबीए वाले छात्र ने आवेदन किया। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति है इस राज्य की, और ये कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी कीजिए। भाई आप ब्यूरोक्रेसी को भी थोड़ा संभालिए, ठीक है? खैर कोई बात नहीं, उसकी बातें बाद में होंगी। लेकिन यहाँ पर अग्निशमन यानी कि फायरमैन में द्वितीय अधिकारी पद भी निकाले गए हैं, जिसके लिए आपको विज्ञान में स्नातक होना जरूरी है। विज्ञान में यानी कि साइंस से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर सरकार के द्वारा समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होना चाहिए, मतलब साइंस से रिलेटेड ही आपका डिग्री होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे टिप्पणी में कहा गया है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि अभ्यर्थी को अपेक्षाकृत यहाँ पर, जी हाँ, अवश्य यहाँ पे बताना होगा अपियर है या नहीं, अभी ग्रेजुएशन में ये भी बताना होगा, ये सारी चीजें। खैर दोस्तों, यहाँ पे आयु की बात कर लेते हैं, तो कम से कम आपका उम्र 21 साल का होना चाहिए। 28 साल जो है आपका दोस्तों आयु जो है पूर्ण ना हो तो अभ्यर्थी यहाँ पे जन्म तिथि 1/7/1993 से पूर्व के, और 1/7/2002, 1/7/2000 में इसके पश्चात नहीं होना चाहिए। मतलब 21 से लेकर 28 साल तक का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। और जो छात्र यहाँ पर उत्तर प्रदेश से हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, ऐसी श्रेणी से, तो अभ्यर्थी को उस दशा में जो सीमा आयु के लिए आरक्षण मिलेगा, उनको और भी एज रिलेशन मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट रूल कहता है, तो उनको भाई मिलेगा यहाँ पर। अगर आप वैवाहिक परिस्थिति में हैं तो सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष या महिला पात्र नहीं होगा जिसके एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिलाएं नहीं होंगी जो कि एक से अधिक पुरुषों से विवाह की हैं और वो दोनों जीवित हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मतलब समझ गए ना क्या कहना चाहती है सरकार? ठीक है, परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए। ऐसा करने के लिए विशेष कारण का विद्यमान होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य जो है आपका सही होना चाहिए, मेडिकली आप फिट होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। भर्ती की प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसीजर पे बात करते हैं दोस्तों, तो यह चयन जो है उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक की बहाली है, यानी कि नागरिक पुलिस है, अतः यथा संशोधित नियमावली 2015 के तहत और सप्तम संशोधन 2020 के अधीन ये किया जाएगा आपका यहाँ पे बहाली का प्रक्रिया जो भर्ती है। दोस्तों, ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी इसकी, आप सभी को बता दें। और ऑनलाइन लिखित परीक्षा है दोस्तों आपका 400 अंकों का ये ऑनलाइन टेस्ट होना है। 400 अंकों का ये ऑनलाइन लिखित परीक्षा होना है दोस्तों, जिसकी अपेक्षा की जाएगी। और ऑनलाइन लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार जो है 4 अलग अलग यहाँ पे होंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जैसा कि बिहार दरोगा का भी एग्जाम, लेकिन वो 400 नंबर का है, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें कि सामान्य हिंदी का 100 अंक का पेपर होगा, वहीं पे सामान्य ज्ञान 100 अंक का होगा, वहीं पे संख्यात्मक और मानसिक योग्यता जो परीक्षा है आपका, वो मतलब मैथ रीजनिंग का, ये 100 नंबर का होगा। और उसके अलावा दोस्तों बुद्धिमत्ता परीक्षा जो तार्किक परीक्षा या रीजनिंग का भी यहाँ पे 100 अंक का होगा। मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल आपका एबिलिटी चेक किया जाएगा 100 अंक में। तो ये 4 है यहाँ पे सब्जेक्ट जो कि आपको पढ़ना है। ये आपका सिलेबस एग्जाम पैटर्न है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2 घंटे का होगा, और ऑनलाइन लिखित परीक्षा की तिथि 1 से अधिक पालियों में अथवा 1 से अधिक तिथियों में ली जाएगी। तो भाई देखिए, 9,500 की वैकेंसी है। अगर 10 लाख छात्र भी आवेदन करते हैं तो इनके पास, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और ये डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं उत्तर प्रदेश, और इनके पास ऐसी डिजिटल चीजें नहीं है कि वो
एक दिन में एग्जाम खत्म करा दे। 9 से यहाँ पे 1 से ज्यादा बोल रहा है कि अधिक पालियों में परीक्षा होगा और 1 से 2 दिन भी परीक्षा चल सकता है या 4 दिन भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसी में क्या होगा, तो ये होगा कि भाई कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ धांधली हो रहा है, ऑनलाइन सेटिंग हो रहा है, ये सब कुछ होता है यहाँ भी, जैसा कि बिहार में होता चला है। तो खैर मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि एक नॉर्मलाइजेशन का भी अपडेट दिया गया है, जैसे कि रेलवे एग्जाम में होगा। तो रेलवे एग्जाम का जैसा नहीं है, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन जो है दोस्तों, ये इक्विक परसेंटाइल मेथड को लागू किया जाएगा। अब जो छात्र मान लो अगर 100 नंबर का क्वेश्चन 400 में अगर 300 नंबर करके आ गया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और कहीं जो छात्र 250 भी करके आ गया उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन के चलते बहुत सारे छात्र जो है एसएससी में पछता रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ भी हाल हो सकता है। तो खैर यहाँ पे परसेंटाइल जो है आपका चेक किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन के रोक पे। ओके दोस्तों, यहाँ पे सारी प्रक्रिया है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा इसका जो सिलेबस है। यहाँ पे शारीरिक दक्षता पे हम चलते हैं दोस्तों, जहाँ पे ऊंचाई जो है सामान्य वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर रखी गई है, और जो अनुसूचित जाति जनजाति से हैं उनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये ठीक है यहाँ पे हाइट वगैरह को लेकर। सीना जो है 79 से 84 का होना चाहिए, मतलब कि फुला हुआ 84 होना चाहिए और बिना फुलाए 79। पर अनुसूचित जातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम जो है 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य है। ठीक है, महिलाओं के लिए ऊंचाई वाला ही यहाँ पे दिया गया 152 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, और 147 है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 147 सेंटीमीटर का हाइट। ठीक है, और वजन जो है महिलाओं के यहाँ पे 40 किलोग्राम का होना चाहिए, कम से कम उससे कम नहीं होना चाहिए। शारीरिक दक्षता की परीक्षा भी होगी आपकी यहाँ पर। तो इसके लिए लिखित परीक्षा को आपको पहले पास करना होगा, और अभिलेखों की जो समीक्षा है शारीरिक दक्षता मान परीक्षा जो है, इसकी परीक्षा में भी पास करना होगा। तब जाके आपका एक सूची बनेगा जिसमें कि आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के अभिलेखों की समीक्षा अगर कर ले तो शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर भी दे दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा अभ्यर्थियों को। डाउनलोड करके ही अपना जो है यहाँ पे जाएंगे। चयन का अंतिम जो सूची बनेगा मित्रों, वो आपको पीटी और जो आपका रनिंग है, मतलब कि आपका पीटी है, उसके आधार पर बनेगा। शारीरिक दक्षता के सफल पाए गए अभ्यर्थियों को उनके 4.1 के अधीन जो भी यहाँ पे अपडेट दिए गए हैं, मतलब उसमें आप पास होते हैं तो आपको ये सूची में तैयार किया जाएगा, आपका नाम डाला जाएगा। सूची तैयार यहाँ पे दोस्तों, यदि 1 से 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठता सूची का जो विनिश्चय निश्चित होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी जो है अंक समान लाते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता प्रदान की जाएगी, जैसे कि जो कि 3.3 कंडिका में बताया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा उसको। ठीक है, चलिए चिकित्सा परीक्षा फिर फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और आरक्षण एवं आयु सीमा के बाद छूट दी जाएगी यहाँ पर आपको, मतलब कि क्या आरक्षण में आपको छूट मिल रही है, तो इसको लिए देख लीजिएगा। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणी अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, उनके लिए आरक्षण की अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। और जो छात्र यहाँ पे आरक्षित नहीं है या अदर स्टेट से हैं, उनके लिए जनरल कैटेगरी में ही सीट मिलेगी। तो ये यहाँ पे प्रारूप है दोस्तों, यहाँ पे इन सभी कैटेगरी को लेकर। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, आयु सीमा में छूट 5 वर्ष मिल रही है, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है। और ये देखिए आप लोगों को ना जो जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा, वो अपने जिला के जिलाधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट या फिर प्रांगण मजिस्ट्रेट या फिर तहसीलदार या फिर वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई भी हो तो जिला समाज के कल्याण अधिकारी का साक्ष्य यानी कि प्रूफ लेकर आना होगा, यानी कि उनसे मुहर वगैरह लगा के ही आप सारी डिटेल बताइएगा वहां पर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो आपका एक मतलब वीडियो बनाना है, वो जो आपका मतलब ये जो बनाना है सर्टिफिकेट बनाना है, उस जी इन लोगों का मुहर लगा रहना चाहिए वहां पे, मतलब ठीक है ना। तो ये बाकी सारी चीजें आपको दी गई है, और घोषणा पत्र भी यहाँ पे दिया गया है किस फॉर्मेट में आपको बनाना है, वो नीचे आपको मिलेगा। ओके तो ये सारा डिटेल तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। सिलेबस आपको मैं बता दूंगा एक वीडियो अलग से करके कि क्या क्या पढ़ना है, और एग्जाम पैटर्न तो बता ही दिया है कैसा है। बाकी सारी चीजें जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आवेदन तो मैंने बता ही दिया कि कब से कब तक करना है। 30 अप्रैल से पहले आपको आवेदन कर लेना है मित्रों। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी कुछ भी कर ले फिर आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो जो भी छात्र हैं यहाँ पर, तो ये फॉर्म भर लीजिएगा, आवेदन ऑनलाइन करना है।
कैसे करना है, ये 7 कंडिका में यहाँ पे सब कुछ वर्णित है। इसका नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, ये 3 चरणों में आपका यहाँ पे 4 चरणों में खत्म हो जाएगा पूरा अप्लाई करने का सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सब कुछ मैंने बता दिया है इस वीडियो के माध्यम से, और ये वो अपडेट है जो कि आपके सब्जेक्ट को लेकर है, आपके सिलेबस को लेकर है। इसी के अनुसार आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। वैसे इसके ऊपर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिससे कि आप लोग इसको पढ़ाई कर सके, अच्छे से तैयारी भी कर सके। तो तैयारी करते रहिए। और ये प्रारूप है आपका बनाने का, जाति प्रमाण पत्र बनाने का। इसी के फॉर्मेट में आपको बनाना है अपना जाति प्रमाण पत्र, और आपका सिग्नेचर भी करवाना है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है प्रमाण पत्र, जिससे कि आपको बनवाकर मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर करवा कर आपको देना होगा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब दोस्तों। तो यहाँ पे सारा चीज खत्म हो चुका है, ये बाकी सारी चीजें जो कि मैं बता चुका हूँ यहाँ पे। ओके दोस्तों, फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो इन सभी फॉर्मेट को एक बार पढ़िएगा अच्छे से, और देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें लग रही है। और इसका जो अपडेट दिया गया है यहाँ पे कि कब से कब तक भरना है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको चेक जरूर कर लीजिएगा मित्रों। और फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 9500 की नई वैकेंसी है दोस्तों लगभग यहाँ पे, तो अच्छी है, बम्पर वैकेंसी है। 1 अप्रैल से आरंभ होगा इसका फॉर्म भरना, आवेदन करने का, और 30 अप्रैल तक लास्ट डेट होगा। तो अभी समय है 1 महीना आपको प्रिपेयर होने के लिए। जी हाँ, अभी मार्च शुरू होगा, मार्च खत्म होगा तो अप्रैल आएगा, तो 1 महीना फुल तैयारी कर लीजिए। सिलेबस वगैरह मैं बता दूंगा, कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसी तैयारी करनी है, मैथ रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है ये भी बताऊंगा, ताकि इसमें सिलेबस में 100 नंबर का जो दिया गया है मैथ रीजनिंग का, वो सिनारियो आपका कंप्लीट किया जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है, हमारे साथ आप जुड़े रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जो बातें हमने कही हैं उस पर भी ध्यान जरूर रखिएगा। धन्यवाद।